हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिसेंटली ऑन 23 जुलाई 2024 आपको पता है कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट का रेगुलर बजट है वो टेबल हुआ है, वो पेश हुआ है हमारी लोकसभा में। और उसको हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने टेबल किया है हमारे लोकसभा में। आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो बजट होता है वो 1 फरवरी को ले होता है। ठीक है, हमारा 1 फरवरी एवरी ईयर, हमारा 1 फरवरी को हमारा जो बजट होता है वो आता है। बट दिस ईयर हमारा बजट जुलाई में आया है। उसका रीज़न है ड्यू टू जनरल इलेक्शन। आपको पता है कि हमारे लोकसभा इलेक्शन थे इस साल। तो जिस साल लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो उस साल हमें एक इंटरिम बजट पेश करना होता है। ठीक है, उस साल हम बिफोर द इलेक्शन रेगुलर बजट नहीं ला सकते। तो उस वजह से हमारा 1 फरवरी 2024 को हमारा एक इंटरिम बजट आया था। ठीक है, जिसमें सिर्फ जो रिमेनिंग टाइम पीरियड था, ठीक है, बिफोर दी जनरल इलेक्शन, ठीक है, जनरल इलेक्शन तक जब तक रिजल्ट आते जनरल इलेक्शन तक, तब तक जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, तो उसके लिए एक बिल लाया गया था। ठीक है, उसमें सिर्फ उतना ही पैसा मांगा जाता है पार्लियामेंट से जितना इलेक्शन के रिजल्ट्स तक, जिससे हमारा खर्चा जो एक्सपेंडिचर है उसको चलाया जा सके। जब ये जो हमारा रेगुलर बजट होता है वो आता है हमारा जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमारा रेगुलर बजट आता है। हमारा जो रेगुलर बजट है, ठीक है, एनुअल बजट है, वो आ गया है हमारा 2024-2025 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है, ठीक है, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट आप कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस वजह से, ठीक है, अंडर आर्टिकल 114, ठीक है, अंडर आर्टिकल 114 no money can be withdrawn. Okay, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by a law. ठीक है, एक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, एक एप्रोप्रिएशन लॉ लाया जाता है जिसके अंडर ये मनी हम विड्रॉ कर सकते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसके बिना हम ऐसे मनी नहीं विड्रॉ कर सकते। ठीक है, उसी के हमारा और जो हमारा ये बजट है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 112 जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में जो प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, उन प्रेसिडेंट को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आगे एक स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ले करनी होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर फॉर दैट ईयर, एंड दैट इज कॉल्ड, उस पार्ट को हम रेफर करते हैं एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बजट है, ठीक है, बजट कोई वर्ड हमारा बजट मेंशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट नहीं है, कहीं भी बजट नहीं लिखा, वहां पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे उसके अंदर एक एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर होता है आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 112 एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो वो जो प्रेसिडेंट है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो हैं वो एक जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं उनको बोलते हैं कि आप एक स्टेटमेंट रखिए बिफोर द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो ये है हमारे, अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरिम बजट एंड व्हाट इज ए रेगुलर बजट। ठीक है, आपको पता है कि जो इंटरिम बजट होता है वो एक टेम्परेरी होता है। ठीक है, वो जस्ट फॉर द टाइम बिंग, जब तक इलेक्शन हो जाते, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते, तब तक के जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द इंटरिम बजट जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शन। ठीक है, जिस साल जनरल इलेक्शन होंगे तो उससे पहले जो भी बजट आएगा वो होगा हमारा इंटरिम बजट। ठीक है, नो डिस्कशन टेक्स प्लेस इन द लोकसभा, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरिम बजट। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम बजट कोई डिस्कशन नहीं होती। ठीक है, इन द इंटरिम बजट द एनुअल इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर आर मेंशन। ठीक है, जो भी आने वाला साल है, ठीक है, उसके लिए जो भी एनुअल इनकम है और एक्सपेंसेस वो मेंशन किए जाते हैं, कितना हमें खर्चा चाहिए उसका हमारा
हमें उसका 1/6 दे दीजिए, ठीक है, हमें उससे 1/6 दे दीजिए, जितना जब तक इलेक्शन की रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। बट जो यूनियन बजट होता है, जिसको हम रेगुलर बजट कहते हैं, द एनुअल बजट दैट इज प्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज यूनियन बजट, ठीक है। कंप्लीट डिस्कशन अकर इन द लोकसभा, इसके बिफोर पासिंग, यूनियन बजट होने से पहले, ठीक है। अभी आपको पता है कि 23 जुलाई को हमारा बजट, ठीक है, टेबल कर दिया गया, ले कर दिया गया हमारे लोकसभा में। अब उस पर डिस्कशन होगी, तो ठीक है, उसके ऊपर 2-3 महीने, ठीक है, जो ये हमारा बजट सेशन चल रहा है उसमें उसके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है। फिर कमिटीज डिस्कशन करेंगी, ठीक है, फिर कमिटीज डिस्कशन करेंगी ईच एंड एवरी, जो भी उस पर एक ग्रांट्स वगैरह की डिमांड होगी, उस पर सब हर क्लॉज बाय क्लॉज पर उस पर डिस्कशन होगी, ठीक है। फिर उसको पास किया जाएगा और फिर वो बिल, ठीक है, वो अप्रोप्रिएशन बिल और जितना मनी किसी मिनिस्ट्री ने डिमांड की होगी तो वो उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्कशन होगी, ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन होगी बजट पर। बट इंटरिम बजट पर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होती, ठीक है, इंटरिम बजट पर कोई डिस्कशन नहीं होती। बट हमारा जो यूनियन बजट होता है, रेगुलर बजट होता है, उसमें उसकी प्रॉपर डिस्कशन होती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी यूनियन बजट का, वो डील करता है विद द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा 2023-24 वाला बजट था, उसमें कुछ एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताया होगा, ठीक है। अब जब वो ईयर गुजर गया, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर गुजर गया, अब हमें बताना है कि व्हाट वाज द रियल रिसीट्स एंड व्हाट आर द रियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोज वर द एस्टिमेटेड, बट अब हमें, ठीक है, अब हमें बोलेगे, हमें बताना है कि रियल क्या हुआ, ठीक है, कितना आपने एस्टिमेट किया था और कितना हमें एक्चुअल में आया, तो वो चीज़ बताई जाएगी लास्ट ईयर की, ठीक है। तो हमें जो प्रीवियस ईयर है उसकी भी डिस्कशन बजट की यहाँ पर करनी होगी। एंड द अदर पार्ट डील्स विद द गवर्नमेंट प्लान टू रेज फंड्स थ्रू डिफरेंट मेजर्स, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें यहाँ पर ये डिस्कशन होगी कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे, ठीक है, अगर तो मनी कम पड़ गई तो उसको कैसे रेज करना है, ठीक है, अपनी रेवेन्यू को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है, तो वो सब चीज़ों पर हमारे यहाँ पर डिस्कशन होगी, ठीक है, प्रॉपर जो हमारा यूनियन बजट होता है। बट इंटरिम बजट में ऐसा नहीं होता है। इंटरिम बजट में जस्ट नो डिस्कशन नहीं होती, जस्ट जितना टाइम तक इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब तक का जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए सिर्फ एक बिल पास कराया जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट बजट के लिए कोई प्रॉपर से डिस्कशन नहीं होती, ठीक है। सो हमारा जो 2024-2025 का जो हमारा बजट है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास रोड मैप है, ठीक है, हमारे पास है रोड मैप फॉर आवर परस्यूट ऑफ विकसित भारत, ठीक है, डेवलप्ड भारत, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट इज विकसित भारत, ओके, मीन्स डेवलप्ड भारत। सो आपको पता है कि हमारे रिसेंटली बिफोर द जनरल इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ पर ओबीसी कास्ट वगैरह, ठीक है, पुअर कास्ट वगैरह की बात की जा रही थी, ओबीसीज के बारे में काफ़ी डिस्कशन की जा रही थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर इंडिया में सिर्फ 4 कास्ट हैं, ठीक है, इंडिया में कोई जाति नहीं है, देयर इज़ नो कास्ट, बट यहाँ पर इंडिया में 4 कास्ट हैं। और वो क्या कास्ट हैं, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया था, एक जाति है दैट इज़ गरीब, वन इज पुअर, ठीक है, सेकंड इज महिलाएं, वुमेन्स इज ए कास्ट, ठीक है, वुमेन एक कास्ट है, यूथ इज ए कास्ट, एंड अन्नदाता मीन फार्मर्स आर ए कास्ट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यहाँ पर कोई यादव, ठीक है, कोई ओबीसी जो भी कास्ट हैं, ठीक है, वो कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इन दी आइज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की आइज में ये 4 कास्ट हैं और हमें इनके लिए काम करना है, ठीक है। तो 4 मेजर कास्ट, गरीब, पुअर, ठीक है, दिस वाज कोटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। गरीब, पुअर, ठीक है, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, ओके। हमारे जो 2024-25 का जो बजट है उसकी थीम क्या है, सबसे पहले व्हाट इज द थीम ऑफ द बजट इज, थीम है हमारे बजट की इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है मैक्सिमम। आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा नीड है हमारी इंडिया को, क्राइसिस है, ठीक है, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि हमारी 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, 60% ऑफ द वर्क जो हमारी पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप में है। तो हमें उसका जो हमारे
डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, उसको उसको उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बजट की थीम एम्प्लॉयमेंट। देन इज स्किलिंग, ठीक है, अप स्किल करना है, हमारी वर्कफोर्स को री स्किल करना है। एमएसएमई सेक्टर जो है उसको डेवलप करना है, बिकॉज हमारी एमएसएमई सेक्टर जो है 40% हमारी जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। देन हमारी मिडिल क्लास, ठीक है, हमारी 70 to 80% जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हमारी वर्किंग क्लास है, उसमें 70 to 80% जो हमारे लोग हैं वो मिडिल क्लास में है, ठीक है। तो हमारी मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से इनके लिए कुछ करना दैट इज़ ए प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारा जो विकसित भारत है, ठीक है, जो डेवलप्ड भारत, ठीक है, उसके लिए प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रायोरिटी सेट की हैं फॉर 2024-2025 के बजट के लिए हमारे कुछ प्रायोरिटी सेट की हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारी इज़ प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर कितना एक इंपॉर्टेंट, हमारी 60%, अराउंड 50% हमारी जो वर्क फोर्स है, 50% ऑफ वर्क फोर्स जो भी है दैट इज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो हमारी जो 50% जो वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉयड है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। फिर हमारा 15 to 20% जो हमारी जीडीपी आ रही है वो एग्रीकल्चर से आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और पेस्ट वगैरह अटैक्स की वजह से हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो हमें अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और उसको रेजिलिएंट बनाना है, ठीक है। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनानी है, क्लाइमेट से हमारा जो एग्रीकल्चर हो वो रेजिलिएंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। जो एग्रीकल्चर रिसर्च है हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम यानी हमें क्या करना है, कॉम्प्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च चल रही है उसका कॉम्प्रीहेंसिव रिव्यू करना है। हमें देखना है कि क्या जो नीड है हमारी, जो हमारी एग्रीकल्चर की नीड है, क्या उसमें रिसर्च हो रही है, क्या उसमें जो वो फुलफिल है, जो गैप है उसको फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो कॉम्प्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप टू ब्रिंग फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, अगर हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो हमारी जो नीड है, ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स की नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और दूसरी हमारी प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में, दैट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज बनानी है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी क्रॉप लॉसेस बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स को लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह से। तो हमें ऐसी क्रॉप्स बनानी है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, ठीक है। ये हमारा एक गोल है, ठीक है, अंडर प्रोडक्टिविटी एंड ये विकसित भारत का प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमें आत्मनिर्भरता, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। किसके अंदर, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल सीड्स, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर। आपको पता है कि हमारी इंडिया इस टाइम 58% ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, 58% हमारा एडिबल ऑयल इज इम्पोर्टेड, ठीक है। हमारा एडिबल ऑयल 58% जो हमारा एडिबल ऑयल है वो इम्पोर्ट किया जाता है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। तो देखो आप कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है एडिबल ऑयल का। सो हमें एडिबल ऑयल की वजह से, ठीक है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, ठीक है, ऑयल सीड्स में, सो दैट हमें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। आपको पता है कि हम काफ़ी ज़्यादा जो अपना पाम ऑयल होता है, एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, वो हम इंडोनेशिया, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमारी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशंस के टाइम काफ़ी हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन चीज़ों को डील करने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, ठीक है, एडिबल ऑयल्स में, ठीक है। रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज फॉर कल्टिवेशन प्रॉब्लम फार्मर्स, ठीक है। तो 109 न्यू हाई यील्डिंग, ठीक है, जो जिनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी, तो वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज बनाई जाएंगी, ठीक है, सीड्स की 32 फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, तो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट होंगी, ठीक है। फिर हमारा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, ठीक है, फॉर सिस्टमिक ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। आपको पता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। बिकॉज आपको पता है कि हमारे इंडिया में हमारे जो फ्रेगमेंटेशन हो चुका है हमारे जो फार्म्स हैं उनका फ्रेगमेंटेशन हो चुका है। तो हमें कॉपरेशन में जब हम काम करेंगे, इकट्ठे होकर जब हम काम करेंगे, तो हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल कर पाएंगे, हमें अपने फार्म मैकेनाइजेशन कर पाएंगे, तो उस वजह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। अगर फ्रेगमेंटेड रहेंगे, ठीक है, अगर हमारे 1-2 हेक्टर्स के अगर हमारे फ्रेगमेंटेड फार्म्स होंगे तो उसमें हम मैकेनाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी। तो हमें कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एफपीओज, ठीक है, कोऑपरेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, ठीक है, आपको पता है कि वेजिटेबल एक पेरिशेबल गुड है, ठीक है, वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाए, उसके लिए हमें स्टोर करना, कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। एफपीओज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एफपीओज बनाती हैं, उससे जो हमारा सरप्लस में वेजिटेबल्स होंगी उनको हम स्टोर कर पाएंगे, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब डेफिशिएंट होगा तो मार्केट में, तो हम उनको हाई प्राइसेस पर सेल कर पाएंगे, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फार्मिंग। हमारी गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल फार्मिंग में देखो, नेचुरल फार्मिंग यानी केमिकल फ्री फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग, पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, हमारे नेचुरल फार्मिंग के लिए हमारे 1 करोड़ फार्मर्स को हेल्प की जाएगी, सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए सेपरेट एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्टिफिकेशन देती है, ब्रांडिंग वगैरह करती है हमारे। तो गवर्नमेंट 1 करोड़ फार्मर्स को इनिशिएट करेगी इनटू नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव बिकते हैं, तो फार्मर्स की इनकम इंप्रूव होगी। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर टू बी स्टैब्लिश, ठीक है, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज, ठीक है, बायो यानी वो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम हमारे बायो जो नीड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड फ्री, ठीक है, केमिकल फ्री जो होंगे, जो डायरेक्टली हम अपने कैटल्स वगैरह से, जैसे हमारा काउ डंग वगैरह हो गया, तो उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गए, तो वो 10,000 हम बायो इनपुट रिसोर्सेज बनाएंगे, ठीक है, सो दैट वो जो हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ कर पाएंगे नेचुरल फार्मिंग में, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। फिर है हमारी भी श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव किया जाएगा। फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प, ठीक है, एक सी फूड है, फाइनेंसिंग करेंगे श्रिम्प फार्मिंग के लिए। प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे श्रिम्प फार्मिंग के लिए, ठीक है। कोई अगर श्रिम्प ग्रो करना चाहता है, श्रिम्प फार्म खोलना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी थ्रू नाबार्ड, बिकॉज नाबार्ड क्या करता है, रीफाइनेंसिंग एक फैसिलिटी कर देता है वो। तो प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड, ठीक है। फिर हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 ईयर, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी उनकी लैंड्स होंगी, ठीक है, उनको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, ठीक है, तो उनको डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको दिया जाएगा, ठीक है, डिजिटल उनको लिटरेट किया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वेज किया जाएंगे, ठीक है, बाई चांस अगर वो इंश्योरेंस लेते हैं वगैरह, ठीक है, तो उनको हेल्प मिल पाए, ठीक है, डिजिटली उनको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इशूएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, किसान जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पर गवर्नमेंट क्या काम करेगी। तो गवर्नमेंट देर आर 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है, 3 स्कीम्स है हमारे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। जो सबसे पहली स्कीम है स्कीम ए, उसमें 1 मंथ वेज टू न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू ₹15,000, ठीक है। तो 1 मंथ की वेज दी जाएगी, ठीक है, जो भी नया कोई फॉर्मल सेक्टर में एंटर करता है, ठीक है, कोई भी नया, अगर कोई मान लो इंजीनियर कोई एंटर कर रहा है किसी फॉर्मल सेक्टर में किसी भी जॉब में, तो उसको 1 मंथ की वेज दी जाएगी, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है,
3 इंस्टॉलमेंट से अप टू 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो उसको 5,000 रुपीज़ के इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपीज़ उसको एक मंथ की सैलरी दे दी जाएगी, ठीक है। इससे बेनिफिट कितने लोगों को होगा? एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ, ठीक है। तो इससे बेनिफिट मिलेगा 210 लाख यूथ। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है? इसका बेनिफिट ये होगा कि बाई चांस कोई कंपनी आपको रिक्रूट करती है, ठीक है, आप बाई चांस आपको कंपनी आपको रिक्रूट करती है, तो वो आपको सैलरी स्टार्टिंग में या तो ये बोलेंगे कि ऐसा करो कि हम आपको फर्स्ट महीने की सैलरी नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आप में क्या स्किल हैं। तो अगर आप उसको उनको एक मंथ के अंदर अप्रूव करते हो कि मेरे में स्किल्स हैं, ठीक है, मैं हार्ड वर्किंग हूं, तो मैं काम कर सकता हूं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उसको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज इस वजह से, ठीक है, ये लायबिलिटी होने की वजह से कंपनी ये सोचेंगी कि हमें क्या देनी है, हमें सैलरी देनी है, तो हम इनको क्यों सैलरी दे दें। तो गवर्नमेंट ने बोला फर्स्ट मंथ की सैलरी हम देंगे, ठीक है, आप इनको एंटर करवाओ, ठीक है, आप इनको ज्वाइन करवाओ। अगर ये आपको प्रूव करते हैं कि इनमें कैपेबिलिटी है तो आप इनको रख लो, अदरवाइज इनको आप फायर कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इससे जॉब क्रिएशन होगी, ठीक है, ये बेनिफिट है। नेक्स्ट इज जो स्कीम बी है, दैट इज जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, लिंक टू फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को है। इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड स्केल फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है, ठीक है, जिससे आपको एक पेंशन वगैरह मिलती है जब आप जॉब छोड़ देते हो, या ठीक है, तो आपको एक पेंशन मिलती है। तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि हम आपको इंसेंटिव कर रही है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को कि जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट 4 ईयर के वो हम करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टू इससे 30 लाख यूथ जो है हमारा वो बेनिफिट होगा, ठीक है, उससे 30 लाख यूथ को जॉब ईजिली मिल पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है स्कीम सी इज गवर्नमेंट विल रीएम्बर्स ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू ₹3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ऑल न्यू हायर्स, ओके। आपको पता है कि गवर्नमेंट को ईपीएफओ जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है उसकी एक प्रीमियम होता है, वो एक एम्प्लॉयर को पे करना होता है और उतना ही एम्प्लॉय को पे करना होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो आपका ईपीएफओ होगा वो हम आपको देंगे, ठीक है, 3,000 पर मंथ जो है 2 साल के लिए हम देंगे आपको, ठीक है। तो आप न्यू हायर्स करो, ठीक है, जॉब्स दे दो, ताकि ईपीएफओ की जो आपको कंसर्न है वो हम आपका रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आप नई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब दे दो, हम जो आपका ईपीएफओ वाला इशू है वो हम आपको सॉल्व करेंगे। इससे जनरेट होगी 50 लाख जॉब्स, ठीक है। तो 50 लाख जॉब्स इससे जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर है हमारे पास स्किलिंग प्रोग्राम है। आपको पता है स्किलिंग प्रोग्राम में 20 लाख यूथ को विल बी स्किल्ड ओवर ए 5 ईयर पीरियड। आने वाले 5 सालों तक 20 लाख जो यूथ होगा हमें उसको स्किल किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक, ठीक है, अरेंजमेंट विद आउटकम ओरिएंटेशन, ठीक है। तो जो हमारे ITI होते हैं, जो हमारे ITI हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट, ठीक है। तो उनको एक ITI को, ठीक है, उसको और उसके ब्रांचेस बनाए जाएंगे ताकि वो ब्लॉक्स लेवल पर भी पहुंच पाएँ, ठीक है, पंचायत लेवल पर भी पहुंच पाएँ, तो लोगों को स्किल कर पाएँ। तो 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में अरेंज किया जाएगा और आउटकम ओरिएंटेशन उन पर कि अगर क्या वो आउटकम उनसे क्या रियल में उनसे स्किल बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, तो वो चीज़ भी एनालाइज की जाएगी, ठीक है, उस पर वो मॉनिटरिंग की जाएगी। कोर्स कंटेंट एंड डिज़ाइन अलाइंड एज पर स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो हमारा कोर्स होगा उसका कंटेंट जो होगा वो डिज़ाइन किया जाएगा एज पर द जो इंडस्ट्री की नीड्स होगी उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ना कि जो विदाउट नीड। अगर हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, ठीक है, AI वगैरह, तो हमें उन चीज़ें जो नए स्किल्स हैं उनको सिखाना अपने यूथ को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे फैसिलिटेट होगा, फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। इससे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो वुमेन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी हमारी वर्क फोर्स में। सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ठीक है, वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग क्रैचेस, ठीक है। तो क्रैचेस बनाए जाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे सो दैट वुमेन भी पार्टिसिपेट करें वर्क फोर्स में, ठीक है। आपको पता है कि वुमेन जब पार्टिसिपेट करेंगी वर्क फोर्स में
तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट होगी, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो जब वुमेन एक फैमिली एम्पावर करेगी, ठीक है, फैमिली एम्पावर होगी तो हमारा देश एम्पावर हो जाएगा। तो हमारी, आपको पता है कि 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो वुमेन्स है। तो अगर हमारी वुमेन्स ही हमारे इकोनॉमी से, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से वो बाहर रह रही हैं कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो दैट इज ए इशू फॉर अ कंट्री, ठीक है। तो हमारी वुमेन्स को भी हमें अपनी वर्क फोर्स में लाना है सो दैट दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, ठीक है। लोन अप टू ₹7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, ठीक है। 7.5 लाख का एक लोन दिया जाएगा, ठीक है, और उसको गारंटी कौन करेगा? उसको एक गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड उसको गारंटी करेगा, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 एवरी ईयर। इससे हमें 25,000 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स वगैरह खोलना चाहते हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। किसी को आइडिया है कोई अच्छा सा स्टार्टअप खोलने का, तो वो ईजिली आराम से उसको 7.5 लाख रुपीज़ का लोन मिल जाएगा और वो अपना स्टार्टअप वगैरह खोल पाएगा, ठीक है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, किसी और को भी जॉब दे सकता है, तो इससे जॉब क्रिएशन होगी, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू ₹10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ का आपको लोन मिल जाएगा फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ते हो तो आपको 10 लाख रुपीज़ का लोन मिल जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। डायरेक्ट ई वाउचर्स टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर, ठीक है। डायरेक्ट ई वाउचर्स, 1 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ई वाउचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो ईजिली यूज़ कर पाएंगे उस मनी को, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन, और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी, आपको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का, ठीक है। आपको आपका जो इंटरेस्ट होगा उस वो भी डिक्रीज कर दिया जाएगा बाई 3%, ठीक है। तो ये बेनिफिट हैं, ये सब जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लाई ये जॉब्स के लिए, सो दैट जॉब्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। तो ये सब हैं हमारे स्किलिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो विकसित भारत की प्रायोरिटी है, दैट इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स मींस सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कोई वल्नरेबल हो, ठीक है, पुअर सेक्शन को ही छूटना नहीं चाहिए, सबकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो सोशल जस्टिस, जैसे सबसे पहले एक हमने स्कीम लाई है जिसका नाम है पूर्वोदया, ठीक है। विकास भी विरासत भी, पूर्वोदया। पूर्वोदया मीन्स पूर्व का मीनिंग होता है ईस्ट, ठीक है। तो हमारे जो ईस्ट एरियाज हैं, ठीक है, ईस्ट एरियाज फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक स्टेट है ईस्टर्न पार्ट जो हमारा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट कवरिंग जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश जो है, उनको डेवलपमेंट करना है, उनकी डेवलपमेंट करना है आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अटेन विकसित भारत। आपको पता होगा कि ये स्टेट्स काफ़ी इंडाउड हैं, ठीक है, काफ़ी इंडाउड है विद नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ठीक है, कोल, आयरन ओर, ठीक है, एल्युमिनियम, बॉक्साइट ओर, ठीक है, कॉपर वगैरह, गोल्ड झारखंड से काफ़ी मिलता है। तो ये सब चीज़ें, डायमंड्स वगैरह, तो ये हमारी जो हैं स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा इंडाउड हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, बट दे आर बैकवर्ड ऑल्सो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रिसोर्स कर्स, ठीक है। इन स्टेट्स को बोलते हैं रिसोर्स कर्स बिकॉज ये स्टेट सबसे ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज हैं बट दे आर लीस्ट डेवलप्ड, ठीक है। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई जिसका नाम है पूर्वोदया, यानी हमें हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स है उनको डेवलप करना है, जिससे हमारा भारत विकसित होगा, ठीक है, जिससे हमारा भारत डेवलप होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वो अंडर डेवलप्ड हैं तो हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या किया, पूर्वोदया में क्या क्या किया जाएगा? अमृतसर कोलकाता जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद डेवलपमेंट ऑफ इन इंडस्ट्रियल नोड एट गया, ठीक है। गया यानी बिहार में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा गया पर, ठीक है। आपको पता है कि हमारे बिहार से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होती है वर्कफोर्स की, काफ़ी वर्कफोर्स माइग्रेट करती है टुवर्ड्स द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो उस चीज़ को, माइग्रेशन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि बिहार में ही हम इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए सो दैट वो माइग्रेशन रुक जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ मोर देन ₹3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन्स, ठीक है। तो सोशल जस्टिस के अंडर मोर देन 3 लाख करोड़, ठीक है, दिया जाएगा, एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। वुमेन एंड गर्ल्स को जो भी पेंशन वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, वुमेन जो डेस्टिट्यूट वुमेन होती हैं, ठीक है, विडोज वगैरह होती हैं, ओल्ड एज पेंशन वगैरह, तो उसके अंडर जो 3 लाख करोड़ जो भी वुमेन और गर्ल्स को बेनिफिट वगैरह करती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको भी पोषण अभियान के अंडर, ठीक है, उनको न्यूट्रिशनल हेल्प की जाती है, ठीक है, और उनको एक फाइनेंशियल
हेल्प भी की जाती है, 6,000 रुपीज़ मंथली दिया जाता है उनको। तो ये सब चीज़ें उस 3 लाख करोड़ रुपीज़ वुमेन्स और गर्ल्स के लिए सेपरेट करके रख दिया, ठीक है। देन इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। जनजातीय मीन्स ट्राइबल्स, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो ट्राइबल्स एरियाज के जो हमारे विलेजेस हैं उनको डेवलप करना है। इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल, ठीक है। आपको पता है कि हमारे ट्राइबल्स लोग काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। ट्राइबल काफ़ी अंडर डेवलप होते हैं, माल न्यूट्राइज्ड होते हैं, ठीक है, माल नरिश्ड होते हैं, ठीक है, और इलिटरेट होते हैं। तो उसकी वजह से उनको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। वो मेन पॉपुलेशन होती है उनके अंदर नहीं आते इस वजह से। तो इन चीज़ों को सो दैट उनको हम एसिमिलेट कर सकें अपनी मेन पॉपुलेशन के साथ, मेन लैंड के साथ, तो हमें उनके ग्रामीण्स को हमें डेवलप करना है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के अंडर हम जो 63,000 विलेजेस हैं ट्राइबल्स के उनको डेवलप करेंगे, जिससे हमारे 5 करोड़ ट्राइबल पीपल उनकी डेवलपमेंट होगी। मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेट अप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। आपको पता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इसकी 100 ब्रांचेज की जाएंगी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर कोई बैंक नहीं है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर कोई बैंक नहीं होता। बिकॉज आपको पता है कि बैंक्स जो होते हैं उनका एक मोटिव होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो जहाँ पर उनको लगेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, वो वहाँ पर बैंक की कोई ब्रांच नहीं खोलेंगे। तो इस वजह से ये जो हमारे पेमेंट बैंक्स होते हैं तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो अनबैंक्ड एरियाज हैं वहाँ पर ये हमें हेल्प करेंगे, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। पूर्वोदया स्कीम के अंडर हमारा जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आंध्रा को बाइफरकेट किया गया था 2 स्टेट्स के अंदर, तेलंगाना एंड आंध्रा में। तो आंध्रा आपको पता है कि उसकी अभी तक कैपिटल ही नहीं कोई है, ठीक है। तो वो दे आर डेवलपिंग देयर ओन कैपिटल, ठीक है। अमरावती को अपनी कैपिटल बना रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी ₹15,000 करोड़ की, विल बी अरेंज इन फिजिकल ईयर 24 to 25, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। आपको पता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है हमारी गोदावरी नदी पर, गोदावरी जो नदी है हमारी उस पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। हमारा एल्लूरू और हमारा जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो फार्मर्स हो उनको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। Then is essential infrastructure such as water, power, railways and roads in कोपार्थी नोड ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो ये जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर, पावर, रेलवेज, रोड्स, ये यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये नोड है कोपार्थी नोड विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर, उसको डेवलप किया जाएगा। और वाकल नोड है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर, तो इस सब को डेवलप किया जाएगा अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था। अब है हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की, दैट इज़ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में अब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, आपको बताया था मैंने कि एमएसएमई जो हमारा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, आपको पता है कि दे कंट्रीब्यूट अराउंड 40 to 45% जो हमारी जीडीपी में हमारा जो हमारे एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 65% हमारी जो वर्क फोर्स है दैट इज, ठीक है, जो वर्क फोर्स है इंडस्ट्रियल एरियाज में, जो इंडस्ट्रियल जॉब्स में जो हमारी एम्प्लॉयड है, तो 65% जो हमारी वर्क फोर्स है दैट इज एम्प्लॉयड इन द एमएसएमई सेक्टर। तो आपको ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये आप जान ही चुके होंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा, तो इसलिए मेन फोकस गवर्नमेंट का एमएसएमई सेक्टर होता है, ठीक है। तो एमएसएमई के लिए सबसे पहले क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। 100 करोड़ रुपीज़ की एक अलग से गवर्नमेंट ने कि 100 करोड़ रुपीस की हेल्प की जाएगी हमारे एमएसएमई सेक्टर्स को, सो दैट दे कैन बाय सम मशीन्स। अगर उनको मशीनरी की ज़रूरत है तो वो एमएसएमई सेक्टर इजीली गवर्नमेंट से अपने मशीन्स के लिए 100 करोड़ रुपीस जो फंड है गवर्नमेंट ने अलग से रखा, तो उसमें से वो हेल्प ले सकता है, ठीक है, हमारा एमएसएमई सेक्टर। देन इज इनहांस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग इन ट्रेड्स,
ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रेड्स क्या होता है, ट्रेड एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आपको पता है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे दैट अलोज एमएसएमई टू ऑक्शन देयर ट्रेड, ठीक है। ये अपने ट्रेड, आपको पता है कि जब मान लो ये एमएसएमईज क्या करते हैं, आपको पता है कि एमएसएमईज के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, बाई चांस मान लो इनसे किसी ने कुछ गुड्स ले लिए, ठीक है, गुड्स ले लिए और उसके अभी पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसकी जो पेमेंट थी वो नहीं की, ठीक है। तो अब इसको एमएसएमई को रिक्वायर्ड है पैसों की, अर्जेंटली उनको रिक्वायर्ड है, तो हमारी एमएसएमईज थ्रू ट्रेड्स क्या करेगी, जो उसका ट्रेड से उसको पैसे मिलने थे उसको ऑक्शन कर पाएगी, ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग कर पाएगी। तो उससे क्या इनको हेल्प मिलेगी, इट विल हेल्प एमएसएमई गेट इमीडिएट कैपिटल, ठीक है। उनको जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी इमीडिएटली, तो वो इजीली वो मिल पाएगा उनको ट्रेड से, ठीक है। तो गवर्नमेंट आप कह रही है कि हम इन्हांस करेंगे, ठीक है, मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग, सब जितने भी एमएसएमईज हैं उनको मैंडेटरी हम ट्रेड्स पर लाएंगे, ठीक है, सो दैट उनको जो फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। देन इज एमएसएमई यूनिट फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। तो एमएसएमई यूनिट्स बनाए जाएंगे, फूड इरेडिएशन, ठीक है। आपको पता है कि फूड को इरेडिएट करना, यानी फूड को जो भी उनके अंदर पेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, तो उनको इरेडिएट करना। आपको पता है कि हमारा जितना भी फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, आपको पता है कि हमारे जो यूरोप में हमारा एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, ठीक है, वो बनाई जाएंगी फूड इरेडिएशन के लिए, ठीक है। जो हमारे पेस्ट वगैरह फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरियाज वगैरह, वायरस वगैरह, तो आपको पता है कि हमारे जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको यूरोप में नहीं इंपोर्ट किया जाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है। यूरोप ऐसा मानता है, ठीक है, अमेरिका यूरोप ऐसे मानते हैं कि आपका कोई ऐसा पेस्ट होगा जो हमारे यहाँ पर एंडेमिक बन जाएगा, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके फाइटोसैनिटरी मेजर्स काफ़ी लूज हैं, ठीक है। उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ को डील करने के लिए हमारे एमएसएमई यूनिट्स बनाए जाएंगे फूड इरेडिएशन के लिए, क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो देन न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट, ठीक है, एमएसएमई क्रेडिट करने के लिए असेसमेंट डिफरेंट किया जाएगा, ठीक है, उनके लिए रूल्स थोड़े से लूज किए जाएंगे। देन मुद्रा लोन्स, क्योंकि मुद्रा लोन्स आपको पता है कि हमारे एमएसएमई सेक्टर्स को मुद्रा लोन दिए जाते हैं, ठीक है। तो मुद्रा लोन के अंडर द लिमिट एनहांस टू ₹20 लाख फ्रॉम द करंट 10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी, ठीक है। तो शिशु तरुण, ठीक है, उस कैटेगरी के अंडर जो हमारी तरुण कैटेगरी है उसके अंदर पहले हमें सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का लोन मिल पाता था हमारे एमएसएमई को, बट नाउ गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया है, नाउ दे कैन टेक अप टू 20 लाख लोन, ठीक है, मुद्रा लोन के अंडर। देन क्रेडिट सपोर्ट दी जाएगी, क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर की भी गवर्नमेंट ने एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट क्या दे रही है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर्स, ओके। मान लो कि आपने रिसेंटली अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की किसी भी कॉलेज से, ठीक है, तो आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस स्कीम के अंडर आप इंटर्न बन सकते हो किसी भी 500 जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है हमारी, तो उसके अंदर जाकर 5 ईयर्स के लिए आप इंटर्नशिप कर सकोगे, ठीक है। तो उसको आप न्यू स्किल सीख पाओगे, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे आप न्यू स्किल सीख पाओगे जो इंडस्ट्री नीडेड हैं, जो इंडस्ट्रीज में नीड होंगी तो वो सीख पाएंगे। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अलाउंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ, गवर्नमेंट एक स्टाइपेंड देगी जो ₹5,000 पर मंथ होगा, अलॉन्ग विद ए वन टाइम असिस्टेंस ऑफ, और एक बार आपको गवर्नमेंट स्टार्टिंग में एक ₹6,000 का एक वन टाइम पेमेंट भी कर देगी थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट ये जो है हमारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने वाली है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने वाली है अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके।
देन गवर्नमेंट रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन पीपीपी मोड विद, ठीक है। तो गवर्नमेंट, आपको पता है कि एकोमोडेशन की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। रेंटल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं काफ़ी हाई रेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी वर्क फोर्स मूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि हम रेंटल हाउसिंग बनाएंगे डॉर्मेटरी टाइप्स में, ठीक है, जहाँ इकट्ठे 8-10 लोग रह सकें। तो रेंटल हाउसिंग बनाई जाएगी विद डॉर्मेटरी टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए रेंटल हाउसिंग बनाई जाएगी, ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। फिर जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है हमारा, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन, ठीक है। आपको पता है कि हमारे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे जिनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लिथियम हो गया, ठीक है, हमको बैटरीज में यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, तो ये सब हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, आपको पता है। तो गवर्नमेंट ने एक क्रिटिकल मिनरल मिशन लाया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, उनको रिसाइकिल करने के लिए, और ओवरसीज में कहीं अगर आपको एक्विजिशन करना हो तो आप कर पाएँ ईजिली, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारा क्रिटिकल मिनरल मिशन लाया, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल टू स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जब अगर बाई चांस कोई कंपनी, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, वो अपने जो भी उसने डेट वगैरह लिए थे वो वापस ना कर पाए, ठीक है, वो नॉन प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से 3-4 ईयर्स 10 ईयर्स कभी कभार लग जाते हैं, ठीक है, वो उस कंपनी का जो भी इश्यूज होते हैं कंपनी एग्जिट, जो बिजनेस को एग्जिट करने में, तो उस वजह से वो कंटिन्यूसली लॉस में जाती रहती है। तो हमारे इंसॉल्वेंसी जो सिस्टम है उसको स्पीड अप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रिब्यूनल लाएगी, एपेलेट ट्रिब्यूनल लाएगी, तो जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो वो इजीली हो पाए, तो ताकि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो जल्दी एग्जिट कर पाएँ और लॉसेस से बच पाएँ, ठीक है। तो ये हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देन इज अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो किया दैट इज स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी आपको पता है कि एक टैक्स होता है जो आपको पे करना पड़ता है जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो कहीं पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इनकरेजिंग स्टेट्स टू लोअर स्टैम्प ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेज बाय वुमेन। गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारी वुमेन्स हैं, अगर वुमेन कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटीज लोअर कर दो, सो दैट कि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है, वुमेन के नाम पर हो। आपको पता है कि अगर मेन के नाम पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है। वो मेन कभी कभार उनको सेल भी कर देते हैं, ठीक है। तो वुमेन के पास होगा तो वुमेन एम्पावर्ड होगी, ठीक है, उनकी फैमिली एम्पावर्ड होगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से एक इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोग क्या करें कि वुमेन्स के नाम पर अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदें, सो दैट एक फैमिली सिस्टम ठीक रहे, ठीक है, तो उससे सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, वुमेन एम्पावर्ड रहे, तो ये सब चीज़। नेक्स्ट इज स्ट्रीट मार्केट। स्ट्रीट मार्केट्स में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट चाहती है कि इन्विजनिंग ए स्कीम टू डेवलप 100 वीकली हाथ्स, ठीक है। हाथ्स आपको पता है कि शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर वीक हम क्या करें, हर वीक 100 वीक्स के लिए हम हाथ्स लगाएं या स्ट्रीट फूड हब्स लगाएं हमारे सिलेक्ट सिटीज़ में, ठीक है। सिलेक्ट सिटीज़ में मान लो कि कहीं का भी फेमस फूड उसको बोला गया आप आ जाइए, हम यहाँ पर दिल्ली में इस बार हाथ लगा रहे हैं जिसमें आप आओगे और अपने फूड्स को यहाँ पर सेल कर पाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वीकली बेसिस पर जो हमारी सिटीज़ हैं सिलेक्टेड सिटीज़ में वहाँ पर 100 जो वीकली हाथ्स लगाए जाएँ, सो दैट हमारे स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो फेमस हो जाएं, ठीक है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कुछ इनकम मिल जाए, तो ये सब गवर्नमेंट चाहती है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। देन इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मीनिंग है कि देखो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट फॉर 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 30 लाख, जहां पर जो सिटीज जिसमें पॉपुलेशन अबव 30 लाख है, ठीक है, वहां पर एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मीनिंग कि हम ऐसी डेवलपमेंट करेंगे अर्बन डेवलपमेंट जिसमें जो हमारी रेजिडेंशियल, बिजनेस और लेजर जो स्पेस होती हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, बिजनेस एरिया या लेजर मूवीज़ वगैरह जहाँ आप देखने, मॉल्स वगैरह शॉपिंग करने के, तो लेजर स्पेस वगैरह उसको हम ऐसा बनाएं कि जो हमारा
वो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस बनाया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग अपने कार्स वगैरह को लेकर चले जाएं, अपने मोटर बाइक्स वगैरह को लेकर जाएं। उससे क्या होता है, उससे कंजेशन होती है, ठीक है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्किंग्स बनानी पड़ती हैं, तो हमारे जो सिटी सेंटर्स होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमें अपने अर्बन एरियाज़ को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जितनी भी हमारे जो भी सिटीज़ वगैरह, ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस एरिया डेवलप हो वो नियर टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस स्टॉप्स हो गए, ठीक है, रेलवे हब्स हो गए, ठीक है, मेट्रो एरियाज हो गए, मेट्रो स्टेशन के अराउंड ही वो डेवलप हो, सो दैट लोग अपनी जो कार्स वगैरह हैं, ठीक है, अपनी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको यूज़ ना करें, जिससे हमारी कंजेशन वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है। 10 मिनट वॉकिंग, मिनिमम 10 मैक्सिमम 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, मैक्सिमम 800 मीटर से दूर नहीं कोई भी पब्लिक जो हमारा जो भी बस स्टॉप वगैरह होना चाहिए वो इतना दूर नहीं होना चाहिए। तो ये इससे जो काफ़ी प्रॉब्लम्स, कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। देन इज वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट आपको पता है कि हमारे अर्बन एरियाज़ में वाटर की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्रमोट वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई एक अच्छी से सही से टैप्ड वाटर। सीवेज ट्रीटमेंट, काफ़ी सीवेज की प्रॉब्लम होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है वेस्ट जनरेट होता है और उसकी वजह से लैंडफिल साइट्स बनती हैं। लैंडफिल साइट्स आपको पता है कि दिल्ली में कितनी लैंडफिल साइट्स हैं। तो उन चीज़ को वो इसका रीज़न यही है कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेज नहीं किया प्रॉपर टाइम पर, तो इस वजह से वो सब लैंडफिल्स बन गए। तो अब हम गवर्नमेंट चाहती है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो बैंकेबल प्रोजेक्ट यानी वायबल प्रोजेक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, सीवेज ट्रीटमेंट के, जो प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब है हमारे अर्बन एरियाज़ की डेवलपमेंट में। देन इज हाउसिंग नीड्स, आपको पता है कि अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हाउसिंग नीड्स होती हैं, उसकी वजह से स्लम डिवेलिंग्स हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारा PM आवास योजना विच इज़ अर्बन 2.0 नीड्स ऑफ, जो हमारी नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख करोड़, ठीक है। तो हमारी 1 करोड़ अर्बन पुअर की जो नीड्स हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, वो हम 10 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर हमारे जो हमारे हाउसिंग की नीड्स है वो एड्रेस की जाएगी। देन इज enabling policies and regulation for efficient transparent rental housing market, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाउस, 20 to 30% जो हाउसेज हमारे सिटीज़ में हैं वो अनरेंटेड होते हैं, ठीक है, वो क्लोज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको लगता है कि मे बी जो टेनेंट होगा वो उस पर वो छोड़े ही ना घर, ठीक है। तो उस वजह से, ठीक है, उस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने एक मॉडल टीनेंसी एक्ट लाया, 2021 है मॉडल टीनेंसी एक्ट, सो दैट एक फेयर और स्ट्रक्चर्ड रेंटल मार्केट बन पाए, ठीक है। एक प्रॉपर एग्रीमेंट सिस्टम हो, जो लैंडलॉर्ड होगा और टेनेंट होगा, तो उस वजह से हमारी जो हाउसिंग की नीड्स है वो सॉल्व हो पाए, ठीक है। हमें ज़्यादा घर ना बनाने पड़े, तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जो ईजिली हमारी लोग, ठीक है, एकोमोडेट हो जाएं। तो ये चीज़ है हमारी विद एनहांस्ड अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो पुट इन प्लेस, ठीक है। तो ये हमारी हाउसिंग नीड्स इससे इजीली सॉल्व हो जाएगी। देन इज एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबसे पहले इनिशिएटिव विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करे, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करे। जैसे हमारे छोटे छोटे भारत स्मॉल रिएक्टर, ठीक है, स्मॉल रिएक्टर्स, बड़े बड़े रिएक्टर्स नहीं जो कि 1100, 1200, 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, जस्ट 300 मेगावाट, ठीक है, छोटे छोटे एक टाउन को ईजिली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर एनर्जी में पार्टिसिपेट करे। स्मॉल भारत स्मॉल रिएक्टर्स को डेवलप किया जाएगा। R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिएक्टर्स के लिए R&D की जाएगी। देन इज पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। आपको पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक, जो हमारी सोलर एनर्जी है, उसका मेन रीज़न क्या है, सोलर एनर्जी को टैप करने का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि हम दिन में तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, बट उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है हमारी, ठीक है। जो हमारा
हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी को स्टोर करने में काफ़ी इशू आ रहा है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी दिन के टाइम जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थ्रू सोलर पैनल्स, हम उनको यूज़ कर किसी वाटर या किसी हैवी चीज़ को हम अपलिफ्ट कर दें, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हम उसको अपलिफ्ट कर दें। फिर जब वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब वो वापस आएगी तो वो टरबाइन को रोटेट करवा कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगी। तो दैट इज पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। पंप स्टोरेज गवर्नमेंट चाहती है कि पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी पॉलिसी होनी चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी को हम ईजिली हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। देन इज AUSC थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। AUSC मीन्स एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। ये हमारे कोल प्लांट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा एडवांस किया गया है सो दैट वो पोल्यूशन वगैरह ना करें। तो एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, इसमें एक जॉइंट वेंचर बिटवीन NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विल सेटअप ए फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट्स, ठीक है। तो इसके अंडर एक जो 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट, ये दोनों जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये कर रही हैं। तो इससे जो हमारे जो कोल्स वगैरह, आपको पता है कि हमें कोल बाय 2070 हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, और बाय 2030 हमारा 2040 ओके। तो हमें कोल को टोटल यूज़ करना बंद कर देना है। तो उसकी वजह से तो सो दैट हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं सो दैट हमारा पॉल्यूशन कम हो जाए। देन एनर्जी ऑडिट, ठीक है। एनर्जी ऑडिट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे MSMEs को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें, ठीक है। गैसेस वगैरह जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज़ ना करें, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी, क्या क्या एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, हमारी जो फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स वगैरह क्या एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा जो ऑडिट्स वगैरह में। नेक्स्ट फेज एक्सपैंड टू 100 क्लस्टर, ठीक है। तो उसको ये सब चीज़ें हैं एनर्जी ऑडिट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एनर्जी में है दैट इज़ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक मुफ्त बिजली योजना लाई है जिसके अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो 1 करोड़ हाउस होल्ड होंगे उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, बट अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। जो घर जो जस्ट 300 यूनिट से कम ही यूज़ करते थे, तो उन घरों को बोला जाएगा, उन घरों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से उनको जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते थे वो अब ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। बट जिनके 300 यूनिट्स से कम ही यूज़ करते थे, ठीक है। इससे 1.28 करोड़ जो हमारे लोग होंगे उनको हेल्प मिलेगी। रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन। सो अभी तक हमारे रजिस्ट्रेशन 14 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमारे 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी हैं, और 14 हमारे 1.28 करोड़ लोग इससे ईजिली बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। देन इज प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे क्या हो रहा है, किया जा रहा है, दैट इज प्रोविजन ऑफ 11,11,111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना गवर्नमेंट ने पैसा, ठीक है, ईयर मार्क किया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज 3.4% ऑफ GDP विल बी ईयर मार्क्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन इज 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट एज लॉन्ग फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो 1.5 लाख करोड़ जो है स्टेट्स को दिया जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज नीड है तो वो एलोकेट हो जाएं, तो ये हमारी गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपीज़ देगी। देन फेज 4 स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन, ठीक है। तो रूरल एरियाज जहाँ पर अभी हमारी रोड्स वगैरह नहीं गई, तो वहाँ पर हमारे 25,000 जो रूरल हैबिटेशंस के उनको ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी दी जाएगी अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देन इज इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन।
इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन, आपको पता है कि हमारे यहाँ फ्लड्स वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट वगैरह। तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज द कोसी मेची, ठीक है, कोसी आपको पता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सॉरो ऑफ द बिहार। कोसी से काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आते हैं, आपने रिसेंटली सुना होगा 12 to 13 ब्रिजेस, ठीक है, कोलैप्स कर गए हमारे बिहार में। तो अब वो उसका रीज़न यही है कि उसका रीज़न कि फ्लडिंग, ठीक है। तो फ्लडिंग ये कहाँ पर होती है? एक्चुअली बिहार में इतनी ज़्यादा रेन नहीं होती, बट जो हमारे ओरिजिन पॉइंट है इन रिवर्स के, नेपाल वगैरह में, तो वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम था कोसी मेची, ठीक है, कोसी मेची। दोनों ये बिहार से ही गुजरती हैं दोनों, और इनका ओरिजिन पॉइंट भी नेपाल ही है। बट जो मेची जो ये रिवर है ये वाटर डेफिशिएंट है, इसके अंदर वाटर डेफिशिएंट रहता है। तो हमारी गवर्नमेंट अब चाहती है कि हम इसको कैनाल्स के थ्रू इंटर स्टेट लिंक कर दें, सो दैट हमारी जो इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन का इशू है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। जब यहाँ पर वाटर सरप्लस हो जाएगा, कोसी में वाटर सरप्लस हो गया, फ्लड्स की कंडीशन आ गई, तो हम ईजिली उस कैनाल को खोलकर हम मेची में जो हमारा रिवर है उसमें वाटर को ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है, हमारे फ्लड्स वगैरह रुक पाएंगे। देन असिस्टेंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। तो आपको पता है आसाम में हर साल काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्रा का हर साल फ्लडेड होती है, तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है हमारी आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड को। असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आए थे पिछले साल, ठीक है, काफ़ी लैंडस्लाइड्स होती, काफ़ी क्लाउड बस्ट हुए थे, तो वहाँ पर काफ़ी जो नेशनल हाईवेज हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए। तो अब गवर्नमेंट उनको असिस्ट करेगी फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। देन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज टूरिज्म, टूरिज्म में क्या कर रही है गवर्नमेंट? डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, ठीक है, आपको पता है कि विष्णुपद टेम्पल इज इन बिहार, ठीक है, उसको डेवलप किया जाएगा, उसका टेम्पल कॉरिडोर उसको डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के लिए। देन इज महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर विच इज ऑल्सो इन बिहार, ठीक है, तो बोध गया में, ठीक है, महाबोधि जो टेम्पल है। मॉडल टाउन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, आपको पता है कि वाराणसी जो हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है उसी के मॉडल पर हमारा विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। उससे जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है वो डेवलप होगा, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर, ठीक है, राजगीर आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा बिहार के अंदर, जो हमारा मगध, ठीक है, महाजनपद था, उसकी फर्स्ट कैपिटल सिटी थी, दैट इज राजगीर, ठीक है, तो उसको डेवलप किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव राजगीर विल बी अंडरटेकन विच होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, ठीक है, जैन्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है इसको भी डेवलप किया जाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ नालंदा, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी को रीडेवलप किया जा रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एज ए टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टेट, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जा रहा है, उसके नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जा रहा है अपने ग्लोरियस स्टेचर पर जो पहले थी, ठीक है, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट है, इस सबसे टूरिज्म बढ़ेगा। देन असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा सीनिक ब्यूटी, ठीक है, आपको पता है कि ओडिशा में काफ़ी सीनिक, काफ़ी बीचेस वगैरह हैं, ठीक है, तो ओलिव रिडली टर्टल, ठीक है, वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग वगैरह होती है, तो उसकी जो सीनिक ब्यूटी है, टेम्पल्स वगैरह हैं, ठीक है, जगन्नाथपुरी टेम्पल है, मोनूमेंट्स हैं, क्राफ्टमैनशिप है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ पर, नेचुरल लैंडस्केप जो भी हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क, देन प्रिस्टाइन बीचेस मेकिंग इट अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो हमारे उड़ीसा को काफ़ी डेवलप किया जाएगा सब इस चीज़ों में, सो दैट टूरिज्म वहाँ पर ग्रो करे, ठीक है, काफ़ी अच्छी बीचेस हैं वहाँ पर, टेम्पल्स हैं, मोनूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सब टूरिज्म के लिए ये सब हमारा डेवलप किया जाएगा। देन इज़ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, R&D इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ठीक है, तो जो हमारी एक स्कीम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फंड है हमारा, उसके अंदर जो भी कोई रिसर्च डेवलपमेंट करता है, इनोवेशन करता है, तो उसको एक फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, ठीक है, तो उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ठीक है। देन इज प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे, बिकॉज आपको पता है कि हमारी जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, आपको पता होगा यूएसए में इलॉन मस्क, ठीक है, स्पेस एक्स वगैरह, स्पेस एक्स अब आउट कम्पीट कर रही है किसको?
नासा को, तो वो प्राइवेट सेक्टर है, तो हमारी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी R&Ds में प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे एट कमर्शियल स्केल विद फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है। तो अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एक फाइनेंसिंग पूल रखा है, ठीक है। तो उससे गवर्नमेंट उनको फाइनेंस कर सकती है। देन इज स्पेस इकोनॉमी, ठीक है। आपको पता है स्पेस इकोनॉमी में हमारे काफ़ी मिशन चल रहे हैं, गगनयान मिशन, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो वो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक वेंचर कैपिटल फंड लाया है ₹1000 करोड़ टू बी सेटअप, ठीक है। हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसको भी हमारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। प्राइवेट एंटिटीज़ भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेंचर कैपिटल फंड लाया ₹1000 करोड़ का, ठीक है। अगर कोई वेंचर करना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट से ₹1000 करोड़ में से कुछ पैसे वो ले सकता है, ठीक है, अपना जो भी आइडिया है वो बताकर, ठीक है। देन इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, जैसे रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज्ड विद GIS मैपिंग, ठीक है। तो जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं अर्बन एरियाज में उनको डिजिटाइज किया जाएगा विद ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। GIS मीन्स ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, वहाँ का जो लोकेशन का डाटा होता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है, मैप्स वगैरह को वहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। वो जो GIS मैपिंग किस में हेल्प करती है, प्लानिंग में, ठीक है। हमें कहाँ पर एरियाज अपना डेवलप, कहाँ पर अर्बन एरियाज को डेवलप करना चाहिए, कहाँ पर एक रोड ले करनी चाहिए, कहाँ से हमें रेलवे निकालना चाहिए, तो उस सब की प्लानिंग के लिए हम GIS मैपिंग को, ठीक है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ये सैटेलाइट्स के थ्रू वगैरह सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इसका प्रॉपर, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं, फिर उससे प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। तो गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में डिजिटाइज GIS मैपिंग कर रही है, ठीक है, सो दैट हम प्रॉपर मैपिंग कर पाएँ, ठीक है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम है कि हम पहले रोड ले कर देते हैं, फिर हमें फाइबर्स इंस्टॉल करनी होती हैं, फाइबर ले करनी होती हैं, फिर डिगिंग होती है, फिर हमारे म्यूनसिपल वाले आते हैं, बोलते हैं हमें सीवेज पाइप्स ले करनी है, फिर डिगिंग होती है। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो गवर्नमेंट अब GIS मैपिंग के थ्रू प्रॉपर प्लानिंग करेगी पहले से कि क्या क्या ले करना है, कैसे कैसे कहाँ से रोड लेनी है, कहाँ हमारा रेलवे होना चाहिए। तो उसमें GIS मैपिंग हेल्प करेगा हमें। डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स, ठीक है। तो अब जो हमारे कैडेस्ट्रल मैप्स हैं, ठीक है, जो मान लो कि आपकी लैंड है कहीं पर, ठीक है, आपकी लैंड है 1 हेक्टर 2 हेक्टर, ठीक है, 3 एकर्स 4 एकर्स, तो आप उसकी प्रॉपर जो बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर बाउंड्रीज आपको पता होगा, आप ऑनलाइन देख पाओगे कि मेरी लैंड की बाउंड्रीज कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जो हमारे लैंड पार्सल्स हैं उनकी प्रॉपर बाउंड्रीज ड्रॉ की जाएंगी, तो उससे जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। कैडेस्ट्रल मीन्स उसकी बाउंड्रीज को प्रॉपरली डिजिटाइज किया जाएगा, बाउंड्रीज को जो प्रॉपर्टी डिजिटाइज किया जाएगा, कैडेस्ट्रल मैप्स। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री, ठीक है, लैंड के रजिस्टर ऑनलाइन वगैरह जो रजिस्ट्री है इंपॉर्टेंट, वो ऑनलाइन सारा किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। देन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, BHU आधार फॉर ऑल लैंड्स, ठीक है, भूमि आधार, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम सबके लिए होता है, वैसे ही अब हम जो भी लैंड पार्सल होगा तो उसका एक अलग से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। तो सो दैट कोई डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। आपको पता है कि पहले काफ़ी डिस्प्यूट्स होते थे उसकी वजह से, तो ये सब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि देन इज सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर करंट ऑनरशिप, ठीक है। तो मैप करंट ऑनरशिप के बेसिस पर मैप का सर्वे किया जाएगा, सब डिवीजन, ठीक है, मैप सब डिवीजन एज पर करंट ऑनरशिप। लिंकेज टू द फार्मर रजिस्ट्रीज, ठीक है, फार्मर रजिस्ट्रीज को लिंक किया जाएगा, ठीक है। ये है हमारे। देन इज टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, जो हमारे क्लाइमेट फाइनेंस है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो फाइनेंसिंग की जा रही है, ठीक है। इनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन, आपको पता है कि हमारे क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड बनाया गया था। तो उसके लिए जो कैपिटल की, ठीक है, मनी की इंक्रीज करना है, इनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिससे जो हमारा इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो उसके लिए हमारे जो टैक्सोनॉमी है क्लाइमेट फाइनेंस की, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या क्या, क्लाइमेट फाइनेंस के क्या क्या नाम होंगे। टैक्सोनॉमी होता है
कि कुछ नाम रखना किसी चीज़ का, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे जाएंगे, ठीक है। जो भी क्लाइमेट फाइनेंस होगा, क्लाइमेट जो फाइनेंस है उसके लिए अलग अलग नाम रखे जाएंगे। दैट इज़ वन इज़ क्लाइमेट अडेप्टेशन, देन इज़ मिटिगेशन, तो देन इज़ एफडीआई एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पता है कि रिसेंटली हमारी इंडिया के अंदर जो हमारी एफडीआई है वो काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। जो हमारा 2024 के अंदर एफडीआई थी दैट वाज अराउंड $46 बिलियन, ठीक है। 2022 टू 23 जो हमारी एफडीआई यहाँ पर इंडिया के अंदर दैट वाज अराउंड $46 बिलियन, ओके, $46 बिलियन। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे 23 में जो हमारी 2023 टू 2024 में जो हमारी एफडीआई है वो दैट वाज जस्ट $25 बिलियन, ओके, $25 बिलियन। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एफडीआई बढ़नी चाहिए, ठीक है। एफडीआई आपको पता है बढ़ेगी, तो एफडीआई जब बढ़ेगी तो उससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगेंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो उससे जॉब क्रिएशन होगी, हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी। सिंप्लीफाई टू फैसिलिटेट एफडीआई एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग इंडियन रुपी एज ए करेंसी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो इंडियन रुपी है उसको यूज़ किया जाए फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डॉलर्स वगैरह को, बिकॉज डॉलर्स हम फॉरेन एक्सचेंज में रखते हैं, डॉलर्स हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उससे, तो उसमें यूज़ किया जाए, हमारी रुपी जो है वो भी एक इंटरनेशनल करेंसी बने। देन इज नप्स NPS वत्सल्या, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, एक वत्सल्या, ठीक है। ये क्या है, एक प्लान है फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स, ठीक है। तो NPS वत्सल्या एक डिज़ाइन किया गया है फैमिलीज़ को हेल्प करने के, सो दैट वो अपने चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए डायरेक्ट अलग से एक कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली अपने बच्चों के लिए अलग से कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे जब वो छोटे होंगे, माइनर होंगे। जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो उनके लिए कुछ सम मनी इकट्ठी होगी, तो वो अपने हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए उसको यूज़ कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई, इसका नाम रखा है NPS वत्सल्या, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा सकता है, व्हाट इज NPS वत्सल्या एंड हाउ व्हाट इट डील्स अबाउट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात कर रहा है पेरेंट्स अपने जो माइनर्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक NPS वत्सल्या लाई, ठीक है। देन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ डाटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा स्टैटिक्स, ठीक है। डाटा आपको पता कितना इंपॉर्टेंट है, डाटा से प्लानिंग होती है, ठीक है। डाटा से काफ़ी चीज़ होती हैं, तो डाटा गवर्नेंस जो है, डाटा को कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। फॉरेन भेजना है हमारे डाटा को, नहीं इंडिया के अंदर रखना है उस डाटा को, तो डाटा प्राइवेसी वगैरह, तो डाटा गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, कलेक्शन उसको कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। देन इज न्यू पेंशन स्कीम, अ सोल्यूशन दैट एड्रेस द रिलेवेंट इशूज, प्रोटेक्ट्स द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन्स फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है। NPS आपको पता है न्यू पेंशन स्कीम, तो उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट पर जो बर्डन था, ठीक है, बर्डन था पेंशन्स का, वो कम हो गया न्यू पेंशन स्कीम की वजह से। ओल्ड पेंशन स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा पेंशन दी जाती थी, बट न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट आपको फिजिकली अपने आप को फिजिकल जो है, जिसमें गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बोरो करना पड़ता था, वो नहीं करेगी गवर्नमेंट अब, ठीक है। तो NPS ये है। देन इज हमारे रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन, ठीक है। हमारे कुछ जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जिससे हमारा पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है, ठीक है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो दैट वाज अराउंड $67.5 बिलियन, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा 65 बिलियन डॉलर था, ठीक है। बट दिस ईयर वो हो गया है $23.2 बिलियन। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, ठीक है। तो हम इस टाइम पॉजिटिव में चल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। तो बिकॉज ऑफ कोविड ये काफ़ी डाउन चला गया था हमारा, तो अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया है, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ अराउंड 0.5, ओके। सो हमारा नेक्स्ट इज दैट इज इंडिया ग्रीव एट 8.2% इन फिजिकल ईयर 2024, ठीक है। तो इंडिया ग्रीव किया, ये हमारी इकोनॉमी 8.2% से ग्रीव की, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे हमारी रियल GDP,
रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है इस टाइम की, दैट इज़ 8.2%, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी 8.2% से ग्रो की फिजिकल ईयर 2024 में। देन इज एक्सपेंशनरी पीएमआई इंडेक्स। पीएमआई इंडेक्स आई होप आपको पता होगा। पीएमआई इंडेक्स होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, तो उसमें जो भी परचेजेस वगैरह हो रही होती हैं, ठीक है, तो उसका एक इंडेक्स ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे कुछ कोर सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा सीमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, हमारा रिफाइनरीज वगैरह हो गए, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह। तो ये सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब हमें पता चल रहा है कि काफ़ी परचेजेस हो रही हैं, ठीक है, हमारे परचेजेस काफ़ी, रॉ मटेरियल की काफ़ी परचेजेस हो रही हैं, तो उससे हमें पता कर पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो इसको ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम जो ये हमारा एक्सपेंशनरी पीएम इंडेक्स होता है, वो 0 to 100 तक होता है, ठीक है, 0 to 100 होता है। अगर हमारा ये हर महीने आता है, ये मंथली होता है। अगर हमारा पीएमआई, ठीक है, अगर हमारा पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है वो 50 से अबव हो, अगर वो पीएमआई मंथली अगर 50 से अबव हो, तो दैट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ किया है, लास्ट मंथ से जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज़ किया है, तो दैट इज़ द, उसको हम कहेंगे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपेंड की है, अगर वो 50 से अबव हो, ठीक है। इंडेक्स में अगर हमारा ग्राफ 50 से अबव हो, दैट इज़ एक्सपेंशनरी पीएम इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा ये देखो अप्रैल 2024 में इट इज़ अबव 50, तो हमारा यानी जैन से जो लास्ट मंथ था उससे एक्सपेंड किया है हमारी इकोनॉमी। देन इज़ हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, तो उनकी जो एनपीएस है वो डिक्रीज़ कर गई काफ़ी, ठीक है, 0 to 2% के बीच बीच में है हमारे, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देन इज़ फिस्कल डेफिसिट। हमारा फिस्कल डेफिसिट आपको पता होता है कि फिस्कल डेफिसिट इज़ तो टोटल गवर्नमेंट की इनकम है और टोटल एक्सपेंडिचर का उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट को हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा अराउंड 3% होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ड्यू टू कोविड, ठीक है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट वो 21 में, फिस्कल ईयर 21 में वो 9.2 चला गया था, ठीक है। देन डिक्रीज़ किया 6.7 पर 2023 में, देन इट केम टू 6.4 एंड 24 में इट इज़ अराउंड 5.6, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा काफ़ी इम्प्रूव किया है, बट ये 3% से अबव है, ठीक है, हमारा 3% तक रखना है उसको, बट ये 3% से अबव है। देन इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन हमें एक बैंड है, ठीक है। इन्फ्लेशन एक हमारा टॉलरेंस लेवल है, जो क्या है कि हमारी आरबीआई चाहती है कि हमें 4%, जो हमारा टारगेट है हमारी आरबीआई का, कि रिटेल इन्फ्लेशन हमारी कितनी होनी चाहिए, हमारी रिटेल इन्फ्लेशन होनी चाहिए जस्ट 4%। और टॉलरेंस लेवल क्या है, टॉलरेंस लेवल है हमारी प्लस माइनस 2%, ठीक है। प्लस माइनस हमारी टॉलरेट या तो 6% या 2%, इसके बीच बीच में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए, ठीक है। तो 23 में हमारी जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ अराउंड 5.4, ठीक है। तो ये टॉलरेंस लेवल से अबव है, बट गवर्नमेंट जो हमारी आरबीआई है वो काम कर रही है सो दैट इसको कंट्रोल किया जाए, 4% के अराउंड लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स प्रपोजल, ठीक है। आपको टैक्सेस के बारे में पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारे टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया जाए, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी वगैरह लाया, तो न्यू टैक्स रिजीम भी लाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिव्यू किया है हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसको रिव्यू कर रही है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज़ एंड टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स, ठीक है, टीडीएस को सिंप्लीफाई कर रही है। लिटिगेशन एंड अपील, ठीक है, टैक्सेस की वजह से जो भी लॉज जो भी हमारे डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाए तो उनके सिंपल किया जाए। डीपनिंग द टैक्स बेस, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स बेस में लाया जाए, उससे हमारा जो टैक्स इनकम है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक कुछ कस्टम ड्यूटीज़ को घटाया गया है। आपने सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन चीपर हो रहे हैं, तो अभी हमें पता चलेगा कितने चीपर हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द रेट स्ट्रक्चर फॉर ईज ऑफ ट्रेड, ठीक है। रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है फुल्ली एग्जेम्प्ट 3 more कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। तो आपको पता है कस्टम ड्यूटीज़ हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो तब हमारे कस्टम ड्यूटी लगता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने 3 कैंसर मेडिसिन से उन पर कस्टम ड्यूटीज़ को घटा दिया है, तो उससे हमारी जो मेडिसिन हो जाएंगी वो अफोर्डेबल हो जाएगी। देन हमारा जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है
वो रिड्यूस की गई है टू 15% ऑन मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 15% कम कर दी गई है मोबाइल फ़ोन्स पर, और हमारे जो सर्किट्स वगैरह होते हैं, चार्जर्स वगैरह होते हैं, तो उससे हमारी मोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी थोड़ी सी मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में चीप हमारे फ़ोन्स मिलने लगे हैं। तो 15% हमारी अब जो हमारी कस्टम ड्यूटीज़ को घटा दिया गया है। देन जो कस्टम ड्यूटी थी हमारी गोल्ड और सिल्वर पर, उसको 6% कर दिया गया है, और प्लेटिनम को 6.4%। तो गोल्ड और सिल्वर पर जो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो 6% कर दी गई है, और प्लेटिनम उससे हमारी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो हमारी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अच्छी हो जाएगी। देन इज रिड्यूस इन कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प, ठीक है, श्रिम्प एंड फिश फीड, ठीक है, फिश को जो हम फीड करते हैं, ठीक है, फिश फूड और श्रिम्प वगैरह को, तो उसके लिए जो भी फीड वगैरह है तो उसकी भी कस्टम ड्यूटीज़ को घटाया गया है टू 5%, ठीक है। उससे हमारी जो मरीन एक्सपोर्ट्स हैं, मरीन एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस यानी वो थोड़े से चीप हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स, ठीक है। तो हम सोलर सेल्स और पैनल्स बनाने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड होते हैं, मशीन्स वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो उससे हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है, ठीक है, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। देन इज फुल्ली एग्जाम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, जो भी हमारे 25 क्रिटिकल मिनरल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, लिथियम, कोबाल्ट, ठीक है, कॉपर, तो उन सब जो 25 हैं, ठीक है, तो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ को टोटली एग्जम्प्ट किया गया है कि कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। इससे हमारे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, ठीक है, ईवी सेक्टर हो गया, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, उसको बूस्ट मिलेगी, ठीक है। देन जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल है, डायरेक्ट टैक्स जो है टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, ठीक है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन, ठीक है। तो जो हमारे डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या किया गया है, जो हमारे कैपिटल गेन टैक्स होता है, हमारे कैपिटल गेन्स आपको पता है कि हम अगर शेयर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा कैपिटल, ठीक है। तो अगर उस पर हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको कहा कैपिटल गेन, तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप आज क्या करते हो, कुछ टैक्स खरीदते हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप आज एक शेयर खरीदते हो तो उसको आप विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले ही उसको सेल कर देते हो, तो उसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म गेन्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट पर शॉर्ट टर्म अगर गेन करते हो आप, ठीक है, 1 ईयर से कम, तो अगर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पर, वो होगा 20%, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन यानी अगर आप 1 साल से ज़्यादा उस एसेट को, उस शेयर को रखते हो, तो उस पर आपको कितना टैक्स लगेगा, दैट विल बी 12.5%, ठीक है। देन इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट टू 1.25 लाख पर ईयर, ठीक है। मान लो आपने शेयर्स खरीदे, ठीक है, आपने 5 लाख के शेयर्स खरीदे, आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीज़ का, तो आपका जो 1.25 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ पर आपको टैक्स लगेगा। बट गवर्नमेंट आप क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको, पहले क्या होता था कि 1 लाख रुपीज़ पर ही टैक्स लगता था, 1 लाख रुपीज़ आपका नॉन टैक्सेबल था, पर गवर्नमेंट ने अब 1.25 लाख रुपीज़ को नॉन टैक्सेबल कर दिया है। बाकी जो 75,000 रुपीज़ होगा उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। देन इज एंजल टैक्स, ठीक है, अबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। आपको पता है कि एंजल टैक्स, एंजल होता है मीन्स फरिश्ता, तो जब कोई नया नया स्टार्टअप खोलता है तो उसके लिए जो कोई आपको इन्वेस्ट करे तो उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं तो उनको फंड्स वगैरह, ठीक है, मनी कम हो जाती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है एंजल टैक्स, एबॉलिश कर दिया है फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर। सिंपलर टैक्स रजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, ठीक है, जो डोमेस्टिक क्रूज होते हैं शिप्स वगैरह, तो उनके लिए सिंपलर टैक्स रजीम लाई हैं। प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज जैसे रॉ डायमंड्स वगैरह, तो उनके लिए सेफ हार्बर रेट्स, ठीक है, तो उनके लिए जो फॉरेन माइनिंग कंपनीज के लिए सेफ हार्बर रेट्स लाए हैं, ठीक है। जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है फॉरेन कंपनीज पर, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 40% से 35%, ठीक है। तो 40% से 35% हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है फॉरेन कंपनीज पर वो घटा दिया गया है, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन पर जो टैक्स रेट लगेगा दैट विल बी 22%, ठीक है। पहले 30% होता था, अब वो 22% लगेगा, ठीक है। तो जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पर जस्ट 15% लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा जो हमारे टैक्स स्लैब्स क्या बने हैं,
टैक्स स्लैब्स में अगर आप 0 से 3 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो, अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है, तो आपको आपके कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा। अगर आपको आपकी इनकम 3 से 7 लाख रुपीज़ है, आपको 5% तक टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको 7 से 10 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। देन अगर आपको 10 से 12 लाख रुपीज़ आपकी इनकम है, आपको 15% पे करना पड़ेगा। अगर आपको 12 से 15 लाख है तो 20% पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट एक चीज़ है, आपको एक टैक्स रिबेट भी है, ठीक है। अगर आप 7 लाख रुपीज़ तक आपकी जस्ट इनकम 7 लाख से कम ही है तो आपका जो टैक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 87A के अंडर आप टैक्स रिबेट ले पाओगे, ठीक है। आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको एक डिडक्शन मिलती थी, सैलरी डिडक्शन, ठीक है। अंडर सेक्शन 87A वो कुछ डिडक्शन ले पाते थे, ठीक है। तो अब उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 50,000 से 75,000, ठीक है। डिडक्शन अगर आप फैमिली पेंशन कोई लेता है, ठीक है, तो किसी की फैमिली पेंशन आ रही है तो उस जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन पे वो इंक्रीज़ कर दी गई है फ्रॉम 15,000 से 25,000, ठीक है। तो ये है हमारे टैक्स स्लैब्स न्यू। देन रुपी, ये हमारा रुपी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें रुपी आ रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बोरिंग। अगर हमें 1 रुपी मिल रहा है तो हमें उसमें से 27 पैसा जो है हमें वो बोरिंग से हम ले रहे हैं। बोरिंग और अदर लाइबिलिटी से हमें वो बोरे करके हम 27 पैसा ला रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इज़ इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स से हमें 19% जो है 19 पैसे जो है हमें इनकम टैक्स से आ रहे हैं। देन हमें जीएसटी और अदर टैक्सेस से हमें 18 पैसा आ रहे हैं। देन कॉरपोरेशन टैक्स से हमें 17 पैसा आ रहे हैं, ठीक है। देन हमारा नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीट्स जैसे कोई पेनल्टीज़ वगैरह, ठीक है, कोई फ़ी वगैरह, ठीक है, आप जो पे करते हो तो वो हमारे नॉन टैक्स रिसीट्स आ गए। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, कस्टम्स वगैरह से, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। तो इससे हमारा इन चीज़ों से हमारा रुपी आ रहा है। और रुपी हमारा स्पेंड कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा रुपी स्पेंड हो रहा है, वो हो रहा है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, ठीक है। आपको पता है कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसमें से एक स्टेट का कुछ शेयर होता है, तो उसमें से 21% जो पैसा जो है 21 पैसे उसमें से हम स्टेट्स को दे देते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा, हमारा 19 पैसा हमारा 1 रुपीज़ में से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है, ठीक है। देन हमारा सेंट्रल जो स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिनको कहते हैं, तो एक्सक्लूडिंग कैपिटल या डिफेंस सब्सिडीज़, तो उनमें छोड़कर हमारा 16 पैसा जो हमारे वहाँ पर चलते जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है। देन हमारा फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफ़र जो है, ग्रांट्स वगैरह, जो फाइनेंस कमीशन जो स्टेट्स को पैसे बांटते हैं, तो उसके अंडर हमारा 9 पैसे उसमें चले जाते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारा 8% पैसे चले जाते हैं। पेंशन्स में हमारा 4 पैसे जा रहे हैं, ठीक है, 4% हमारी सारा पेंशन में जा रहा है। अदर एक्सपेंडिचर 9%, ठीक है। तो ये है डिफेंस में हम 8% पैसा हमारा ये डिफेंस में जा रहा है। सब्सिडीज़ में 6% जा रहा है। तो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स में हमारा कितना पैसा जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में जा रहा है, ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ के बाद सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं जा रहा है तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम कितना डेट ले रहे हैं, ठीक है, हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में कितना पैसा जा रहा है। हम 1 रुपीज़ में से हमारा 19 पैसा तो वहीं जा रहा है, ठीक है। देन हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हमारा डिफेंस पर, इट इज़ 4,54,773 करोड़ रुपीज़ इज़ द डिफेंस पर हम इतना पैसा खर्च रहे हैं। देन रूरल डेवलपमेंट पर हम 2,65,808 रुपीज़। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ पर 1,51,000। देन होम अफेयर्स पर 1,50,000। एजुकेशन पर हमारा 1,25,000। IT एंड टेलीकॉम पर 1,16,000। हेल्थ पर 89,000। देन एनर्जी पर 68, सोशल वेलफेयर 56,000, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 47,000 रुपीज़, ये हम सर रहे हैं। देखो देन एलोकेशन टू मेजर स्कीम, जो मेजर स्कीम्स में उन पर एलोकेशन क्या हो रही है। 2023-24 में हमने 60,000 करोड़ रुपीज़ दिए। अब 2024-25 में हम देंगे 86,000 रुपीज़
करोड़ रुपीज़ टू MG नरेगा, ठीक है। MG नरेगा आपको पता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसके अंडर हम कितना दे रहे हैं, उससे रूरल एरियाज़ में जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो MG नरेगा के अंडर हम 86,000 रुपीज़ दे रहे हैं इस बार, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमने पहले लास्ट ईयर 840 करोड़ रुपीज़ खर्चे, नाउ इस साल हम खर्चेंगे 1200 करोड़ रुपीज़। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पे हमने लास्ट ईयर 442 करोड़ रुपीज़ खर्चे, इस बार हम खर्चेंगे 2228 करोड़ रुपीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में हमने लास्ट ईयर 1200 करोड़ रुपीज़ खर्चे, इस बार हम 2100 करोड़ रुपीज़ खर्चेंगे। देन इज़ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में जो लास्ट ईयर हमने 3000 करोड़ रुपीज़ खर्चे, इस बार हम 6903, ठीक है, अराउंड 2.5 टाइम्स हमने इंक्रीज़ कर दिया। सोलर पावर पर हम इस बार 10,000 करोड़ रुपीज़ खर्चेंगे, पहले हमने 4970 खर्चा था। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसमें LPG सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं, तो हमने लास्ट ईयर उसमें 180 करोड़ रुपीज़ खर्चे थे, इस बार हमने 100 करोड़ रुपीज़ खर्चा जाएगा अंडर उज्ज्वला योजना। देन इज़ लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम, ठीक है। तो जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं आइडिया स्कीम के अंडर, तो वो 1300 करोड़ लास्ट टाइम खर्चा था, इस बार 3849 करोड़ रुपीज़ खर्चे जाएंगे। देन रिसीट्स, हमें सबसे ज़्यादा रिसीट्स कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो रिसीट्स हमारे लास्ट ईयर हमारा जो रिसीट्स था 2023-2024 में, दैट वाज अराउंड 27 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो रेवेन्यू हमें रिसीव जो हुआ, ठीक है, वो हुआ हमारा 27 लाख करोड़ रुपीज़। अब जो हमारा एस्टीमेट कर रहे हैं इस बार कि हम 2024-25 में 31.3 लाख करोड़ रुपीज़ रिसीव करेंगे। हमारा कैपिटल रिसीट्स क्या है, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स आपको पता है कि कैपिटल रिसीट्स जो होता है वन टाइम पेमेंट होती है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट वगैरह से जो पैसा, ठीक है, तो जो आपने लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स में हमारा इस बार हमें 16.9 लाख करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर हमें 17.9 लाख करोड़ रुपीज़ मिले थे, 18.7 23-24 में मिले थे हमें, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस बार हमें 37.1 लाख करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस है हमारे पर, ठीक है। हमको एक्सपेंडिचर है हमारा। देन इज लास्ट ईयर हमने 35.4 जो करोड़ रुपीज़ जो हैं वो खर्चे थे, ठीक है। 35.4 लाख करोड़ रुपीज़ खर्चे थे, इस बार 37 हम खर्चेंगे, उससे पिछले साल 35 लाख करोड़ रुपीज़ खर्चे थे। देन इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग कि हम अपना जो एक्सपेंडिचर कैपिटल कितना बना रहे हैं, एसेट्स कितने बना रहे हैं जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए उससे इनकम जनरेट करके देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे रोड्स, ठीक है, रेलवेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जिससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ इनकम होगी, तो वो हो गया हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो हमारा इस बार होगा 15 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इस बार हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 15 लाख करोड़ रुपीज़ खर्चेंगे। लास्ट टाइम हमने 12.7 लाख करोड़ रुपीज़ खर्चे थे, ठीक है। तो ये है हमारा बजट, ठीक है, 2024-2025, ठीक है। ये आपका होलिस्टिक कवर है, ठीक है। कंप्लीटली मैंने डिटेल में इसको कवर किया है, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा ये बड़ा भी लग सकता है, ठीक है, बड़ी क्लास लग सकती है, बट आप थोड़ा सा इसको रिवाइज किए 1-2 बार, ठीक है, तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई। मैंने ट्राई किया है कि आपको इजीली मैं समझा पाऊँ बेसिक चीज़ों में, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने ट्राई किया आपको समझाने की। सो